एक तरफ है जिंदगी बचाने की जबरदस्त उम्मीद और दूसरी तरफ है इंसानी गरिमा। ये दोनों चीजें जहां आकर मिलती हैं, वो है ट्रांसप्लांट साइंस की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर नई खोज अपने साथ एक नैतिक सवाल लेकर आती है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये संतुलन कैसे बनाते हैं, कैसे विज्ञान की तरक्की भी हो और इंसानी जीवन की पवित्रता भी बनी रहे। चलिए, इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इसके लिए क्या नियम और क्या सिद्धांत बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस रिसर्च की इतनी जल्दी क्यों है। ये असल में वक्त के खिलाफ एक दौड़ है, एक ऐसी रेस जिसे हम हार नहीं सकते। देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी है। जितने अंगों की जरूरत है उतने अंग मौजूद ही नहीं है, और वैज्ञानिक इसी फासले को, इसी गैप को भरने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। वो बेहतर डोनर कैसे मिले, अंगों को ज्यादा देर तक कैसे सुरक्षित रखा जाए और शरीर किसी नए अंग को रिजेक्ट न करे, इन सब पर रिसर्च कर रहे हैं। तो विज्ञान की इस तेज रफ्तार दौड़ में हम रास्ता ना भटक जाएं, इसके लिए क्या है? इसके लिए है एक नैतिक दिशा सूचक, मतलब कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हर मेडिकल रिसर्च की बुनियाद होते हैं और ये पक्का करते हैं कि विज्ञान हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करे। अब ये जो 4 सिद्धांत है ना, ये समझिए कि वो 4 खंभे हैं जिन पर ये पूरी इमारत टिकी है। पहला, स्वायत्तता, यानी हर इंसान का अपने शरीर पर पूरा हक। दूसरा, परोपकार, मतलब हमेशा अच्छा करने का इरादा। तीसरा, अहानि, यानी किसी को भी नुकसान न पहुंचाना। और चौथा, न्याय, जो ये पक्का करता है कि पूरी प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव न हो। ये चारों मिलकर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन सिद्धांतों को इस्तांबुल की घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बाकायदा जगह दी गई है। क्यों? ताकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मतलब अंग तस्करी जैसी अमानवीय चीज़ों को पूरी तरह से रोका जा सके। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया इन मूल्यों को बचाने के लिए एक साथ खड़ी है। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि भारत ने इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को जमीन पर कैसे उतारा है। मतलब इन्हें ऐसे कानूनों में कैसे बदला है जिन्हें लागू किया जा सके। ये हमारे सुरक्षा कवच की अगली परत है। भारत का जो कानूनी ढांचा है वो भी वक्त के साथ साथ बेहतर हुआ है। कहानी शुरू होती है 1994 से, जब थोटा कानून आया ताकि अंगों की खरीद फरोख्त रोकी जा सके। फिर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, जैसे 2019 में स्टेम सेल रिसर्च को लेकर गाइडलाइंस आईं, वैसे वैसे हमारे कानून भी और मजबूत होते गए ताकि नैतिकता हमेशा बनी रहे। अच्छा, इस पूरे फ्रेमवर्क का जो सबसे बड़ा और ज़रूरी कानून है वो है थोटा, यानी द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। ये भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक तरह से रूल बुक है। यही कानून बताता है कि अंगों का व्यापार गैर कानूनी है, ब्रेन स्टेम डेथ को कानूनी मान्यता देता है और पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए कमेटियां भी बनाता है। और इन कानूनों को असल में लागू करने का काम कौन करता है? वो है NOTTO, यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्था है जो पक्का करती है कि जब भी कोई अंग उपलब्ध हो तो वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद इंसान तक बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे निजी और सबसे अहम हिस्से पर, और वो है सहमति। ये वो पॉइंट है जहां पर ये पूरा सिस्टम एक इंसान के अधिकार और उसकी मर्जी से आकर मिलता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि हर स्थिति के लिए नियम कितने सटीक हैं। अगर डोनर जीवित है तो सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के सहमति दे। अगर डोनर की मृत्यु हो चुकी है तो परिवार की सहमति का सम्मान किया जाता है। और जब बात भ्रूण के ऊतक की आती है तो नियम और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं ताकि हर कदम पर गरिमा बनी रहे। और ये नियम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी को खत्म करने का फैसला टिश्यू डोनेट करने के फैसले से बिल्कुल अलग होना चाहिए। इन दोनों फैसलों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये एक लक्ष्मण रेखा है। और सुरक्षा के लिए कई और इंतजाम भी हैं। किसी भी तरह का कोई पैसा या कोई और लालच नहीं दिया जा सकता ताकि फैसला पूरी तरह से आज़ाद हो। अबॉर्शन के तरीके में रिसर्च के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि महिला की सेहत सबसे ऊपर है। और सबसे ज़रूरी बात, महिला की पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती है ताकि उसके फैसले का पूरा सम्मान हो। तो अब हम पहुंचते हैं सुरक्षा के सबसे आखिरी और सबसे मजबूत स्तर पर,
ये वो फाइनल चेक है जिससे हर एक रिसर्च प्रपोजल को गुजरना ही पड़ता है इससे पहले कि उसे शुरू करने की इजाज़त मिले। देखिए, ये अंतिम सुरक्षा जांच एक बहुत ही लंबी चौड़ी चेकलिस्ट के जरिए होती है जिसे हम ट्रांसप्लांट सेफ कह सकते हैं। ये शायद देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका हर एक कदम बेहद जरूरी है। कमेटियां सबसे पहले रिसर्च का मकसद, टाइटल और उसके जोखिम रिस्क्स को देखती हैं। फिर सारे कानूनी लाइसेंस ऑथराइजेशंस चेक करती हैं और ये पक्का करती हैं कि इसमें पैसों का कोई खेल न हो, नो कमर्शलाइजेशन। फिर वो प्राइवेसी और अंक के आवंटन की योजनाओं को बारीकी से परखती हैं और आखिर में सेफ्टी रिपोर्टिंग से लेकर पैसों की पारदर्शिता, फाइनेंशियल्स तक हर चीज की जांच होती है। ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी रिसर्च नैतिक रूप से 100% खरी उतरे। तो इन सारे सिद्धांतों, कानूनों और जांच पड़ताल का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत ही जरूरी संतुलन। मतलब सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा का पूरा जटिल सिस्टम सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है, विज्ञान को आगे बढ़ने का मौका देना, लेकिन कभी भी किसी भी कीमत पर हमारे साझा मानवीय मूल्यों से समझौता किए बिना। ये तरक्की और सुरक्षा के बीच एक पवित्र संतुलन है। और हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे विज्ञान नई ऊंचाइयों को छुएगा, हमें नियमों को लगातार कैसे बदलना होगा ताकि यह हमेशा इंसानियत की रक्षा करते रहें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबकी है।